हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। वेलकम टू दिस अमेजिंग अमेजिंग सेशन जहां आज अपने पढ़ने वाले हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग जो आपके मैनेजमेंट और रिसीवेबल्स का एक टॉपिक है, उसको आज अपने कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें फैक्टरिंग को अप्रोच करना है अलॉन्ग विद अ फ्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगा। आईसीआई ऑफ लेट क्या कर रहा है, फैक्टरिंग में काफ़ी सारे अलग अलग अप्रोचेस ले रहा है सम सॉल्व करते टाइम। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर हमें फैक्टरिंग में डाउट हो रहा है कि कौन सा अप्रोच एग्जाम में यूज़ करना है। तो उसी के लिए मैं आज एक वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें हम फैक्टरिंग को कंप्लीटली समझेंगे। फिर आईसीआई क्या अलग अलग अप्रोच ले रहा है क्वेश्चन से, वो भी डिस्कस कराएंगे। और लास्ट में आपको एग्जाम में क्या करके आना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो तैयार हो गया वीडियो कंप्लीटली देखने के लिए? हाँ सर, चलो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, आ जाओ। फैक्टरिंग का रिवीजन क्लास है ये, ठीक है ना। मैनेजमेंट और रिसीवेबल्स का टॉपिक आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का और एक नाम सर अकाउंट्स रिसीवेबल फिनेंसिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल फिनेंसिंग। तो सबसे पहले ये बताओ फैक्टरिंग होता क्या। फटाफट से अपने टॉपिक समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड खत्म करेंगे वीडियो को, ठीक है। चलो फटाफट से सर ये बताओ फैक्टरिंग होता क्या है। वॉट इज फैक्टरिंग आफ्टर ऑल। तो मेरा बात समझना एक बार, ठीक है ना। मेरी बात समझना एक बार प्लीज। मैं बोलता हूँ एक होती है कंपनी, एक है कंपनी, ठीक है। एक है कस्टमर, एक है कंपनी, एक है कस्टमर। क्या बोल रहा हूँ मैं सर, मैं बोल रहा हूँ एक है कंपनी और एक है कस्टमर। कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है सेल ऑफ गुड्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, गुड्स सेल करना। नॉर्मली अब क्या होगा, कंपनी ने गुड सेल किया कस्टमर को, कस्टमर का काम क्या है? कस्टमर का काम है सर फटाफट से कंपनी को पैसे देना। ना फैक्टरिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, कंपनी जनरली कस्टमर्स को देती है क्रेडिट में, क्रेडिट में सेल करती है, राइट, यस और नो। अब कस्टमर को दिया क्रेडिट में सेल, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो अब कंपनी को चाहिए पैसे, तो कंपनी क्या करती है, फटाफट से जाती है एक फैक्टर के पास। किसके पास? एक फैक्टर के पास। नाउ हु इज दिस फैक्टर? ये फैक्टर कौन है सर? ये फैक्टर कैन बी एनी वन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज, या कोई स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हुआ जो फैक्टरिंग का काम करता है। वो सारे में से कोई भी एक फैक्टर बन सकता है। आपके लिए क्या रेलेवेंट है? एक फैक्टर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बस उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब कंपनी जाती है इस फैक्टर के पास और जाके बोलती है फैक्टर 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 मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। कंपनी जाके बोलती है फैक्टर फैक्टर मुझे पैसे चाहिए, मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल जो कंपनी ने कस्टमर को सेल किया उसके बदले आप मुझे पैसे प्लीज दे दो ना, ठीक है ना। तो फैक्टर बोलता है हाँ ज़रूर देंगे पैसे। तो कम फैक्टर क्या करता है, कंपनी को पैसे दे देता है। सिंपल में लिखे गिव्स मनी, सिंपल में मैं बोलूँ तो गिव्स मनी। और अब फैक्टर को पैसे कहाँ से मिलेंगे? कस्टमर से मिल जाएंगे। फैक्टर को पैसे कहाँ से मिलेंगे भाई? फैक्टर को पैसे मिलेंगे कस्टमर से। कस्टमर pays to the factor, pays to the factor, ठीक है। यहाँ तक एकदम ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब कस्टमर क्या करेगा, फैक्टर को पे, फैक्टर ने कर दिया कंपनी को पेमेंट। ये है सिंपल में फैक्टरिंग का अरेंजमेंट। दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट इज फैक्टरिंग। समझ में एग्जाम में अगर आया व्हाट इज फैक्टरिंग तो अकाउंट्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग ये सब वगैरह लिखने के बाद ये डायग्राम भी बना देना, बढ़िया से बढ़िया काम हो जाएगा, बल्ले बल्ले एग्जाम में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका फैक्टरिंग में सिंपल सी बात समझो, अब अगर कस्टमर ने क्या किया, अपना अकाउंट्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग करा लिया फैक्टर से, तो अब फैक्टर से तो उसको तुरंत पेमेंट मिल गया, लेकिन फैक्टर कंपनी को पेमेंट, फैक्टर को पेमेंट कस्टमर से कब मिलेगा? वो क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद जो कंपनी ने कस्टमर्स को दिया होगा। तो अब इसके बदले क्या करेगा, फैक्टर अपने कुछ कुछ खर्चे लेगा, कुछ कुछ पैसे काटेगा कंपनी को देने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं इधर देखो, अब इधर देखो मेरी बात। कंपनी ने फैक्टर के पास गया तो फैक्टर से क्या होगा, कुछ रिसीवेबल्स बैलेंस होंगे कंपनी के, कुछ रिसीवेबल बैलेंस होगा, कुछ रिसीवेबल बैलेंस होगा एक्स, ठीक है। यस, कुछ रिसीवेबल बैलेंस होगा। अब इसमें से फैक्टर बोलेगा भाई तुम मेरा सबसे पहले कमीशन काट, सबसे पहले कमीशन काट,
फैक्टर बोलेगा मेरा कमीशन काट सबसे पहले, दैट कैन बी एनीथिंग एट द रेट, मान लो 2%। कमीशन काटेगा फैक्टर कि भाई मैं सारे काम कर रहा हूँ कस्टमर से, अब मुझे पैसे लेने हैं तो मैं अपना कुछ ना कुछ फीस या कमीशन काटूंगा, तो दैट इज ओके। और एक फैक्टर बोलेगा भाई रिजर्व मनी काटो, रिजर्व, रिजर्व में पैसे रखेगा एज मार्जिन फॉर सेफ्टी, समझ लो आप लोग कि कुछ ना कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो गया अरेंजमेंट में, कस्टमर से पैसे कम मिले, सारे नहीं मिले और लेट हो गया मिलने में, कुछ भी रीज़न हुआ, तो कुछ रिजर्व मनी रखना चाहेगा फैक्टर, जो कि वो बाद में लौटा देगा कंपनी को, जो कि वो बाद में कंपनी को लौटा देगा, तो वो भी काट लेगा इनिशियली कंपनी को, जो स्टार्टिंग में पे करने से पहले ये भी कट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या हुआ नेट बैलेंस, इसको मैं लिख सकता हूँ नेट बैलेंस। अभी खत्म हो गया कैसा, नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी एक चीज़ बाकी है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी इज द नेट बैलेंस। अब ये बचा है, अब एक बात और आएगा, अब एक चीज़ और आएगी, फटाफट से बताओ कौन बोलेगा। अब नेट बैलेंस में से सबसे पहले क्या हटेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि फैक्टर ने पे कर दिया कंपनी को तो तुरंत ही, फैक्टर ने तो पे कर दिया तुरंत ही, लेकिन फैक्टर को रुपए मिलेंगे आफ्टर द क्रेडिट पीरियड, जो कंपनी ने ओरिजिनली कस्टमर को दिया होगा, मान लो फॉर 30 डेज। मैं बोल रहा हूं, इधर देखो एक बार, मैं बोल रहा हूं इसने इसको दिया होगा मान लो 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज का क्रेडिट दिया होगा। अब ये इसको दे दिया इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट, ये इसको दे रहा है इमीडिएट पेमेंट, लेकिन अब यहां से तो पेमेंट आएगा सर आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज राइट। तो ये 30 डेज का क्या जाएगा, फैक्टर क्या लूज करेगा अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लूज करेगा फैक्टर वो भी डिडक्ट कर लेगा अप फ्रंट। जो ये पैसे देने वाला है ना इमीडिएट, उसमें से ये इंटरेस्ट वाला पैसा भी काट लेगा और उसके बाद ही कंपनी को पे करेगा। तो अब क्या लेस होगा सर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट से लेस होगा गाइस, इंटरेस्ट कौन से अमाउंट से लेस होगा, इंटरेस्ट लेस होगा कौन सा अमाउंट, ऑन ए और ऑन नेट बैलेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट इससे लेस होगा कि इससे लेस होगा, इससे कि इससे, किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके लेस होगा बताओ फटाफट से, उस रुपए पे लेस होगा, उस रुपए पे कटेगा इंटरेस्ट जो रुपए फैक्टर एक कंपनी को देने वाला है। तो कंपनी को क्या देने वाला है, ये नेट बैलेंस, तो ये नेट बैलेंस अगर देने वाला है तो इस पे इंटरेस्ट कटेगा, तो इस पे इंटरेस्ट कटने के बाद जो बचेगा दैट इज अल्टीमेटली व्हाट, दैट इज अल्टीमेटली अमाउंट टू बी पेड बाय फैक्टर, टू बी पेड बाय फैक्टर। ये अमाउंट फैक्टर हमें या कंपनी को देगा। समझ में आ गया क्या। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा सर, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस पे नेट बैलेंस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फैक्टर का रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फैक्टर का क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बोरिंग कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया हुआ रहेगा फैक्टर का, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ वो आपको लेना है इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस नेट बैलेंस। फॉर दैट जो भी डेज का क्रेडिट पीरियड रहेगा, सपोज 30 डेज का, तो 30/360 बिकॉज डेज में है, बिकॉज 30/360 आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। क्वेश्चन कराएंगे समझ में और अच्छे से भी आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा अमाउंट टू बी पेड बाय फैक्टर का कैलकुलेशन। अब इसके साथ साथ हमें बनाना होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, याद है ना। इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है इन द क्वेश्चन ऑफ फैक्टरिंग। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करेंगे, इधर देखो मेरे साथ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ध्यान से देखना प्लीज, हाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले बेनिफिट्स लिख ले, सबसे पहले बेनिफिट्स लिख लें। क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। मेरा सेविंग्स होगा, मेरा मतलब कंपनी का सेविंग्स होगा इन व्हाट, इन बैड डेट। कंपनी का सेविंग्स होगा इन बैड डेट। वाई, बिकॉज कंपनी अगर कस्टमर से पैसे लेता तो कुछ ना कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं ना जो कंपनी को पेमेंट नहीं करते, कुछ ना कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी को पेमेंट नहीं करते, कंपनी का बैड डेट हो जाता, तो वो अब बच जाएगा बिकॉज फैक्टर से तो वो कंपनी पूरा पैसा ले ले रहा है, तो फैक्टर्स का सेविंग्स है, बैड डेट का सेविंग्स है। नेक्स्ट सेविंग्स इन, नेक्स्ट सेविंग्स इन कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इन कोई एडमिन एक्सपेंस, मतलब कि
जो कलेक्शन एक्सपेंसेस होती है ना कंपनी की, जो डेटर्स कलेक्शन एक्सपेंसेस जो होते हैं, बिकॉज उन्होंने डेटर्स खड़ा किया, अब उसे पैसे वसूलने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ता है, कलेक्शन एक्सपेंडिचर जिसे हमें बोलते हैं, या एडमिन एक्सपेंडिचर जैसे हम बोलते हैं, वो भी कंपनी का बच जाएगा, तो एक और सेविंग्स हो गया। थर्ड इज सेविंग्स इन कैश डिस्काउंट। थर्ड इज सेविंग्स इन कैश डिस्काउंट। लेकिन सेविंग्स इन कैश डिस्काउंट ना आपका इंस्टीट्यूट नहीं लेता है, इंस्टीट्यूट नहीं, उसको इग्नोर कर देता है, तो अपने को भी एग्जाम में सेविंग्स इन कैश डिस्काउंट पे माथा नहीं लगाना, इग्नोर करके आ जाना। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सेविंग्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सेविंग्स इन व्हाट? सेविंग्स इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कैसे आएगा? सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगा सर? अब मेरी बात ध्यान से समझो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल पीआरटी बाय 100 जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला, सिंपल सिंपल। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सेविंग्स कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया ना कि फैक्टर अगर आज पेमेंट कर रहा है और फैक्टर को 30 दिन बाद मिल रहा है, तो फैक्टर अपना इंटरेस्ट काट रहा है। क्या बोला मैंने? कि फैक्टर अगर आज पेमेंट कर रहा है, फैक्टर को 30 दिन बाद पेमेंट मिल रहा है कस्टमर से, तो फैक्टर अपना इंटरेस्ट कट कर रहा था ऊपर। सिमिलरली अब अगर कंपनी जो है उसको कस्टमर से मिलता 30 डेज बाद, कस्टमर से कंपनी को भी मिलता ना 30 दिन बाद पेमेंट, लेकिन फैक्टरिंग की वजह से फैक्टर से आज ही पैसे मिल रहा है, आज ही फैक्टर से पैसे मिल रहा है, तो कंपनी का भी सेविंग्स हो रहा है इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी वहां फैक्टर के लिए काट रहे थे, कंपनी का भी तो सेविंग्स हो रहा है, दोनों तरफ बैलेंस करना होगा ना, यस और नो? यस सर। अब कंपनी का सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगा, अब ये समझो। सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला फटाफट से एक बार लिख देता हूं। टोटल कॉस्ट इनटू रेट, जो कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अब इधर, बिकॉज कंपनी की सेविंग्स की बात हो रही है, कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इनटू जो आपका टाइम है वो डिवाइड बाय 100, जो आपका टाइम फ्रेम दिया हुआ रहेगा वो आएगा। टोटल कॉस्ट जो कंपनी का है वो रहेगा प्लीज, टोटल कॉस्ट, और जो टाइम रहेगा, जो टाइम रहेगा, ये जो टी है, ये टी कैसे आएगा मालूम है? ये जो टी है वो कैसे आएगा मालूम है? सपोज सपोज आपके फैक्टरिंग अरेंजमेंट में ऐसा रहता, सपोज आपके फैक्टरिंग में ऐसा रहता कि क्रेडिट पीरियड है कंपनी जो देता है, कंपनी का क्रेडिट पीरियड कितना है? इधर देखो, चेंजिंग टाइम का बता रहे, जो टाइम वाला वैल्यू है ना, टाइम कैसे है वो बता रहे हैं। कंपनी क्रेडिट पीरियड देता है कितना मालूम है? 30 डेज। कंपनी क्रेडिट पीरियड दे रहा है 30 डेज। अब बिकॉज ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टर कस्टमर से पैसे लेके आ जाएगा सिर्फ 20 डेज में, तो बिकॉज ऑफ फैक्टरिंग क्रेडिट पीरियड कितना हो गया? क्रेडिट पीरियड हो गया हमारा सपोज 20 डेज, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कंपनी का ना ओरिजिनली क्रेडिट पीरियड था 30 डेज, कि 30 दिन बाद पेमेंट मिलते थे। अब फैक्टर के पास गया, फैक्टर अपनी कंपिटेंस, अपनी कैपेबिलिटी की वजह से सिर्फ 20 दिन में पैसे निकाल ले रहा है, तो अब चेंज हो गया, 20 डेज हो गया क्रेडिट पीरियड। तो अब यहाँ पे चेंज इन डेज कितना आया? चेंज इन डेज कितना आया फटाफट से निकाल लो। चेंज इन डेज जो बच रहा है फैक्टर की वजह से वो कितना है? 10। तो ये जो 10 है ना, ये 10 यहाँ पे आएगा, ये जो 10 है ना, इसको ऐसे समझ लो आप लोग, ये जो 10 है, ये वाला 10 है, ये जो टाइम है, ये चेंज इन डेज है। चेंज इन डेज का मतलब क्या हुआ कि अब क्या होगा कि अब 10-10 दिन करके बच गया, कंपनी के 10-10 दिन करके बच गया, 20 डेज में फैक्टर पैसे ले आएगा, अब वापस कंपनी के पास आ जाएगा पेमेंट देने के लिए, कंपनी के पास फिर से आ जाएगा फैक्टर, ले भाई पैसे ले, अब हमको और अकाउंट रिसीवेबल डिस्काउंटिंग करके दे दे। तो कंपनी का 10 दिन करके बच रहा है, वरना 30 दिन में जो पैसे आते अब वो 20 दिन में आ जा रहा है। फैक्टर हर 20 डेज में जाएगा कंपनी के पास, बोलेगा आई एम डन नाउ, यू गिव मी द मनी। समझ में आई क्या बात? समझ में आया क्या बात? पूरा अरेंजमेंट समझ में आया फैक्टरिंग का? यस और नो बोलो, यही करके आना है एग्जाम में। अब हमने बेनिफिट्स किया, अब साथ साथ बस फटाफट से कॉस्ट भी लिख लो, फटाफट से कॉस्ट लिख लो, कॉस्ट 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 जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया एग्जैक्टली सेम चीज है। कॉस्ट क्या आएगा? कमीशन कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट, और दूसरा है इंटरेस्ट। फर्स्ट वन इज द कमीशन कॉस्ट एंड सेकंड वन इज द इंटरेस्ट। इसको ब्लू से कर लो। अगर मैं बोलूं ये टोटल है बी, और ये वाला टोटल जो सेविंग्स का आया था, अगर सेविंग्स का टोटल ऊपर मैं कर दूं
ए, तो ये जो ए माइनस बी है ना, जो ए माइनस बी है, दैट इज द नेट बेनिफिट, दैट इज द नेट बेनिफिट। ईजी है। वाई? बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी का टोटल बेनिफिट है ए और टोटल कॉस्ट अगर बी है, तो ए माइनस बी कितना है, नेट बेनिफिट आया कंपनी का बिकॉज ऑफ फैक्टरिंग। और अगर ये बेनिफिट ज़्यादा है और नेट बेनिफिट है, मतलब ए माइनस बी पॉजिटिव है, तो येस फैक्टरिंग में जाना चाहिए। और अगर ए माइनस बी ये जो बेनिफिट है वो माइनस में आ रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा है फैक्टरिंग में जाके, कमीशन बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ले रहा है, कोई भी ऐसा रीज़न हो, तो नो, हमें फैक्टरिंग में फिर नहीं जाना चाहिए, ऐसा एडवाइस करके एग्जाम में आना है। समझ में आ गया फैक्टरिंग अरेंजमेंट पूरा अच्छे से? यस, एकदम डिटेल में हमने बारीक से समझ लिया फैक्टरिंग का अरेंजमेंट क्या होता है। अब फटाफट से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब एक चीज़ और समझ लो, आईसीआई क्या कर रहा है ना, आईसीआई क्या कर रहा है, ये वाला जो टेबल बनता है ना, अमाउंट टू बी पेड, ये वाली टेबल, ये वाली टेबल, अब ये वाला टेबल को ना कभी 30 डेज में कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, दिस टेबल को, ये टेबल को कभी 30 डेज में सॉल्व कर रहा है, कभी 360 डेज में सॉल्व कर रहा है, सिंप्लिसिटी के लिए 360 डेज समझते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। अब कभी ऐसे सॉल्व करता है, कभी ऐसे सॉल्व करता है। अब आपको क्या एग्जाम में करना है, 30 डेज में करना है सर कि 360 डेज में करना है? बिकॉज अल्टीमेटली ना, यहाँ पे जो कमीशन कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट ना, ये सब पर एनम बेसिस में ही है, ये वाला पूरा टेबल पर एनम बेसिस में ही है। तो यहाँ पे अगर आपने 30 डेज में कैलकुलेट किया, जो भी एक्स नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट किया, नीचे वाले टेबल में उसको आपको वापस 360/30 करके आना है, पूरे ईयर का कैलकुलेट करना है। यस, तो सर हमें क्या यहाँ पे भी तो 360 में करना चाहिए? नो, आपको एग्जाम में करके आना है 30 डेज में, क्योंकि अभी ऑफ लेट ऐसे रिसेंट के आरटीपीज एमटीपीज में ना 360 में करके कंफ्यूज कर रहा है, बट हिस्टोरिकली और ज़्यादातर इवन इन स्टडी मटेरियल आपका 30 डेज में ही किया है ये टेबल को। आपको ये टेबल 30 डेज में करना है, देन सेम चीज़ को 360 डेज में करके सेकेंड टेबल बनाना है, एंड दैट्स इट। ये दो टेबल का सम है फैक्टरिंग, बस और कुछ नहीं है। क्या बोला मैंने, फैक्टरिंग के दो टेबल का सम है, बाकी कुछ नहीं है। पहले 30 डेज में यहाँ पे किया, फिर नीचे वाले टेबल में गए, उसको 30 को कन्वर्ट किया 360 में, पुट किया, नेट बेनिफिट आया तो यस फैक्टरिंग में जाओ, अगर नहीं आया तो नो, फैक्टरिंग में नहीं जाना। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, फैक्टरिंग खत्म। समझ में आया कंसेप्ट? 15 मिनट लगा, हमने कंसेप्ट रिवाइज कर लिया। अब फटाफट से आपको सम करा देते हैं। आप बोलोगे सर सम तो करके दिखाओ तभी समझ में आएगा, तो आज आप फटाफट से फैक्टरिंग के कुछ सम्स करते हैं, 3-4 सम करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सबसे पहले आपका स्टडी मटेरियल का सम, इलस्ट्रेशन 15 है, स्टडी मटेरियल से करते हैं। आ जाओ, क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अब फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल्स, ओ माय गॉड, पहले में ही गलत। फैक्टरिंग फर्म का क्रेडिट सेल्स होना होगा, फैक्टरिंग फर्म का क्रेडिट सेल्स नहीं होगा। मान लो ये है XYZ, ये XYZ है मान लो। फैक्टरिंग फर्म का क्रेडिट सेल्स होगा तो फैक्टरिंग खुद ही अपने से करवाएगा क्या? अगर फैक्टर का ही सेल्स का बात लिख दिया तो वो फैक्टरिंग क्या खुद से ही फैक्टरिंग करवाएगा क्या? तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे होगा, मान लो कोई कंपनी होगी XYZ, ठीक है ना, XYZ हैज क्रेडिट सेल्स और ₹360 लाख। कितना है क्रेडिट सेल्स? हमें हमेशा मतलब है मैनेजमेंट और रिसीवेबल्स पूरे चैप्टर में हमें मतलब क्या चीज़ से, ऐसा क्रेडिट सेल्स से ही है। अगर क्वेश्चन में दिया होता टोटल सेल्स तो हमें उसमें से ढूंढना होता कि क्रेडिट एलिमेंट क्या अलग है क्या, बट यहाँ पे क्लियरली दिया तो अपना दिमाग की बत्ती बंद, क्रेडिट सेल्स को 360 माना और आगे बढ़ गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है कितना, 30 डेज। अब इससे मैं निकाल सकता हूँ क्या, पहले इतना ही लिखें, रिसीवेबल्स बैलेंस निकाल सकते हैं इसी में से, रिसीवेबल्स बैलेंस निकाल सकता है। कैसे आएगा? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट याद करो यार प्लीज, फटाफट। रिसीवेबल बैलेंस कैसे आएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ सर, रिसीवेबल बैलेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट याद करो, कितना हमारा क्रेडिट सेल्स है, कितना हमारा क्रेडिट सेल्स है, आपने डिवाइड किया उस पर नंबर ऑफ टोटल डेज पूरा ईयर का, और आपको कितना दिन का क्रेडिट पीरियड है 30, तो ये कितना है आपका 30 लैक्स। यहाँ पे हो गया आपका रुपीज इन लैक्स, मान लो ऊपर लिख दिया आपने रुपीज इन लैक्स, तो आपका 30 लाख का आ गया सर रिसीवेबल बैलेंस। क्लियर है? सिंपल लगा ये चीज़, इजी है। क्या बोला मैंने, रिसीवेबल बैलेंस मैंने कैसे निकाला? कोई नया फॉर्मूला लगा दिए क्या सर? कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट याद करो, जिसमें हमने डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे सीखा था। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता था सर? क्रेडिट सेल्स बाय डेटर्स। तो अब डेटर्स निकालना है तो डेटर्स कैसे आएगा? रिसीवेबल्स हमारा जो क्रेडिट सेल्स है डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो, जो हमारा क्रेडिट सेल्स है डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो। और टर्नओवर रेशियो अब कैसे आता है सर? 360 बाय क्रेडिट डेज, और क्रेडिट डेज दिया हुआ था 30, तो 360/30 कितना हुआ 12, और यहाँ पे आपने किया 360 डिवाइडेड बाय 12। अल्टीमेटली क्या हुआ है? 360 डिवाइडेड बाय 12 हुआ ना, ये 12 हुआ ना।
समझ में आया? इजी है, एकदम डिफिकल्ट कुछ नहीं है, फटाफट से समझोगे इजी ही लगेगा। अलग अलग फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं आपको, एक फॉर्मूला समझना है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आपका काम बन जाएगा। अलग अलग फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं है, अरे इसका क्या था उसका क्या था, अब इसका ऐसे था तो उसका वैसे क्या होगा, नहीं, अलग अलग नहीं। मैंने एक फार्मूला अगर याद कर लिया कि मान लो डेटा टर्नओवर रेशियो कैसे आता है, ठीक है, डेटा टर्नओवर रेशियो कैसे आता है, अगर मैंने वो याद कर लिया तो मेरा काम बन गया। मैं सारे टर्नओवर रेशियोज निकालने की लॉजिक समझ जाऊंगा, सीख जाऊंगा कैसे निकालना है। और टर्नओवर रेशियो खुद क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट डेज, दैट इज द टर्नओवर रेशियो। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? फटाफट से बताओ, यस और नो। यस सर, डन। तो हमने रिसीवेबल बैलेंस किया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइनेंस कंट्रोलर एस्टिमेट्स बैड डेट लॉसेज है 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स का बैड डेट लॉसेज है, जो कि बच जाएगा अगर मैं फैक्टरिंग में जाऊंगा, 2% ऑफ 360, इसका 2%। द फर्म स्पेंड्स 1,40,000 एनुअली, एनुअली है हाँ, अगर एग्जाम में ना यहाँ पे अगर आईसीआई चालाकी करके ना ये कभी पर मंथ दे दिया, कभी पर मंथ अगर चालाकी करके दे दिया तो प्लीज 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 उसको एनुअल करके आना इन दैट टेबल ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर ये 1,40,000 को कभी अगर पर मंथ बेसिस दे दिया, बिकॉज अभी तक जितने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट रिलीज किया है ना सब में एनुअल दे रहा है, बट एग्जाम में हो सकता है कि वो दे दे पर मंथ, तो उसको इंटू 12 कर देना और याद से उसको एनुअली करना। ऑन डेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे उसका कुछ खर्चा है। दिस कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ अ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल्स अलॉन्ग विद, ठीक है इतना अपने को जानना नहीं है, ये सब अवॉइडेबल कॉस्ट है, वेरी गुड। अ फैक्टरिंग में हैज ऑफर्ड द फर्म टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल्स, फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल्स। यहाँ पर फैक्टरिंग फर्म इसलिए रॉन्ग था बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ फैक्टरिंग फर्म, ठीक है ना। द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन, फैक्टर क्या करेगा, 1% कमीशन चार्ज करेगा, जो मैंने आपको बताया। एंड पे एन एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स ऑन एन इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम आफ्टर विथहोल्डिंग 10% रिजर्व। एनालाइज व्हाट शुड द फर्म डू। सारे चीजें जो हमने डिस्कस की ना उतना उतना ही डेटा है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। रिसीवेबल बैलेंस आ गया था, हम इस टेबल में क्या बनाते हैं, दो टेबल का सम है। फर्स्ट टेबल इज व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय द फैक्टर टू द कंपनी, एंड सेकंड टेबल इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एंड दैट्स इट, आपका सम खत्म। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ जाओ, इसमें कमीशन लेस करो, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, लेस कमीशन कितना है, 2%। कमीशन कितना है सर, कमीशन है हमारा 2% का। कमीशन इज 1% एंड बैड डेट्स 2%, सॉरी कमीशन इज 1%, तो ये कितना आ गया सर, 30,000। कमीशन है 1% तो 30,000 आया, ठीक है। अब लेस करो, नेक्स्ट रिजर्व, रिजर्व कितना परसेंट लेस होगा, रिजर्व का लिखा है क्वेश्चन में, रिजर्व इज लेस होगा 10%, 10% एज रिजर्व, तो 10% रिजर्व लेस कर दो, तो ये कितना आएगा, 3 लाख। इसको भी ना फुल फिगर्स में कर लो, 30 लाख कर लो पूरा, यहाँ से ये हटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब नेट बैलेंस आ गया, नेट बैलेंस आ गया, नेट बैलेंस कितना आया, अब नेट बैलेंस हमारा हो गया सर, फटाफट से माइनस कर लो, 30 लाख माइनस 30,000 माइनस 3 लाख, 26,70,000, 26,70,000 आ गया नेट बैलेंस। अब आपको लेस क्या करना है, लेस आपको करना है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कैसे आएगा, देखो इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 15%, 30 डेज का पीरियड है, डन। तो 26,70,000 इंटू 15% इंटू 30/360, फटाफट से कर लो, 33,375 दोनों को माइनस कर दो, 26,36625, 26,36625 अमाउंट पेड बाय फैक्टर। ठीक है, समझ में आया ये वाला टेबल, इजी है। क्या किया मैंने इस टेबल में, 3 चीजें की बस, कमीशन निकाला @1% था जो कि इस पे होगा, फिर @10% रिजर्व निकाला जो कि अगेन इस पे होगा, और इसको माइनस करने के बाद जो ये फिगर आया उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। वाई, बिकॉज अल्टीमेटली यही फिगर पे
फैक्टर अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहा था या इंटरेस्ट कॉस्ट लूज कर रहा था, तो उस पर हमने कैलकुलेट किया फॉर 15%। वाई 30 डेज? बिकॉज हर 30 दिन में ये चीज वापस 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 रिपीट होगा ना, पूरा साल का थोड़ी ना निकालेंगे, पूरा साल का अल्टीमेटली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम सेम चीज करेंगे, बट इस टेबल के लिए हमने जैसे आपको बताया आपको करना है डेज में, दैट इज 30 इन आर एग्जाम्पल, और अगेन आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को 360 में करके दिखाऊंगा। आ जाओ, फटाफट से समझ में आएगा आपको जब करेंगे। एक सेकेंड, अब आ जाओ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, मेरे संग संग हेडिंग दे दो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। क्या बेनिफिट्स हो रहा है पहले फटाफट से बेनिफिट्स लिख लो, पहले बेनिफिट्स लिख लो। सेविंग्स इन बैड डेट, सेविंग्स इन बैड डेट, हमारा बैड डेट में सेविंग्स हो रहा है। सेकंड है सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट, ठीक है। बैड डेट में क्या सेविंग्स है देख लो, बैड डेट का सेविंग्स था सर 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स। नाउ इन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम पूरा ईयर के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया मैंने आपको बताया। तो 360 लाख का आपका है टोटल ईयर का सेल्स, 360 लाख का पूरा ईयर का सेल्स है, इसका 2% करोगे तो 7,20,000 इज योर बैड डेट का सेविंग्स, इज योर बैड डेट का सेविंग्स। लिखना है तो यहाँ लिख सकते हो, फॉर्मूला भी 7,20,000। एडमिन कितना बचेगा हमारा 1,40,000 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,40,000, यस एडमिन बचेगा 1,40,000। नाउ इन दिस क्वेश्चन ना कोई भी सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिटेल है क्या? ये वाला डिटेल है क्या? ये वाला डिटेल है क्या? सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, इसका कोई डिटेल नहीं है। क्यों नहीं है सर? सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिटेल नहीं है, देखो बिकॉज कहीं पे भी ना चेंज इन नंबर ऑफ डेज का बात ही नहीं है कि फैक्टर के आने के वजह से क्या नंबर ऑफ डेज में चेंजेस हुआ। मतलब मेरा 30 डेज का एवरेज कलेक्शन पीरियड था ना, अब फैक्टर भी शायद 30 डेज पे ही अटका है, वो 30 को कम नहीं कर पाया, तो चेंज इन नंबर ऑफ डेज जीरो। अब अगर एक फिगर जीरो हो गया तो अल्टीमेटली पूरा सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। इजी लॉजिक समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में कोई भी सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, जानबूझ के मैंने थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल के तरीके से लिया था, ठीक है। आप टोटल बेनिफिट निकाल लो, टोटल बेनिफिट निकाल लो, टोटल बेनिफिट निकाल लो। कितना आया सर? 7,20,000 प्लस 1,40,000, 8,60,000 का टोटल बेनिफिट आ गया। अब कॉस्ट क्या है? अब सेम चीज जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया ना, अब मान लो ये सारे कैलकुलेशंस थे फॉर 30 डेज, ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन थे फॉर 30 डेज, सेम चीज को 360 डेज में करेंगे हम फॉर सिंप्लिसिटी, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ था इस क्वेश्चन में तो, और अपने सारे फिगर्स को नीचे वहाँ प्लॉट कर देंगे, समझा? एग्जाम में ये चीज़ आपको नहीं करना है, 3360 वाला बाइफर्केशन जो पर्पल से मैं लिख रहा हूँ ना, अभी जो पर्पल कलर से मैं लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया? याद रखना प्लीज़। सेम चीज़ को फटाफट निकाल लो 360 डेज के लिए, तो 30%, 30,000 कमीशन हुआ, 30,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 30, 3,60,000, 3,60,000। रिजर्व नहीं आएगा बिकॉज रिजर्व इज द मनी जो कंपनी, कॉस्ट नहीं है ना, वो वापस दे देगा, फैक्टर हमारा वापस रिजर्व दे देगा, तो उसका आपको माथा नहीं लगाना। इंटरेस्ट बचा, इंटरेस्ट है 3,375 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 30, 4,05,000, 4,05,000। अब ये दो फिगर को ही हम नीचे के टेबल में डालेंगे। क्या है मेरा कॉस्ट? कॉस्ट है मेरा कमीशन, और दूसरा है इंटरेस्ट। हमने निकाला एक 3,60,000 था और एक 4,05,000 था, राइट? यस, एक 3,60,000 था और एक 4,05,000 था। कितना हुआ टोटल? 3,60,000 जोड़ दो इसमें से, 7,65,500, 7,65,500। तो अब नेट बेनिफिट कितना हुआ? नेट बेनिफिट निकाल लो, कितना है? 8,60,000। नेट बेनिफिट कैसे आएगा? दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 8,60,000
8,60,000 माइनस 7,60,000 इज इक्वल्स टू 60,60,500 है ना, ये 99,500 होना चाहिए। प्लीज चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, बट दिस इज द अप्रोच। आपको नेट बेनिफिट आ गया। क्या किया मैंने, फटाफट से देख लो, क्या किया मैंने, फटाफट से देख लो। यस गाइस प्लीज एक बार ध्यान देना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में प्रेजेंटेशन का टेबल है। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट्स, या वर्किंग नोट्स का पार्ट बना सकते हो ये वाली पूरी चीज़ को। इसमें जो मैंने पर्पल से लिखा है ये आपको एग्जाम में नहीं करके आना, एग्जाम में आपको वो वर्किंग नोट्स होगा और ये वाला पेज आपका मेन प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर होगा। और यहाँ पे आप एडवाइस करोगे, एडवाइस कि यस द फर्म शुड ऑप्ट फॉर फैक्टरिंग एज बेनिफिट इज पॉजिटिव, या फिर बेनिफिट का अमाउंट लिख सकते हो। इस तरीके से आपको एडवाइस एक लाइन का लिख के आना है। सर एडवाइस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा, अरे हाँ कट जाएगा मार्क्स, हाँ कट जाएगा मार्क्स अगर एडवाइस या कमेंट नहीं करके आओगे तो मान के चलना बात, बिकॉज इंस्टीट्यूट हर एक आंसर में अपना एडवाइस देता है, तो हम कौन होते नहीं देने वाले, ठीक है ना। तो एडवाइस दे के आना है, बात खत्म। सो दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द कॉस्ट। सिंपलेस्ट एग्जांपल था ये फैक्टरिंग का, जिसमें आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा एक हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन उससे भी थोड़ा हाई करेंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और करेंगे, फटाफट से वीडियो को एंड। चलो आ जाओ, कोई डाउट होगा पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के और वीडियोस अगर आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तो वो भी आप बता देना, उसका भी वीडियो मैं बना के ले आऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नीचे दिए गए डिटेल्स में हमें रीच आउट करके मुझे बतानी है कि सर ये टॉपिक पर हमें डाउट है, आप इस पर भी प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, ठीक है। आ जाओ, अब फैक्टरिंग का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मेरे साथ ध्यान से क्वेश्चन देखो, पहले साथ साथ मेरे ध्यान से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1, NV Industries Limited is a manufacturing industry which manages his accounts, इधर से कटा नहीं ना, हाँ सॉरी, which manages his accounts receivables internally by its sales and credit department। बहुत सारा ज्ञान दिया है। It supplies small articles to different industries, very good। The total sales ledger of the company stands at, ये देखो the total sales ledger, मैं क्या बोल रहा हूँ हाईलाइट करें आपके लिए, the total sales ledger कितना है, ₹200 लाख का टोटल सेल्स लेजर है, नॉट क्रेडिट सेल्स, ऑफ विच 80% क्रेडिट दे दिया। तो हमें मतलब किससे है, सारा क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे हम ऑन क्रेडिट सेल्स पे। कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, 2/40 नेट 120। क्या होता है ये सर, सॉरी 2/40 नेट 120 क्या होता है, ये एक स्टाइल है डिनोट करने का, एक अपने क्या बोलते हैं कोटेशन देने का, कि अगर तुम 40 दिन में पेमेंट करोगे ना भाई, 40 दिन में तुम पेमेंट करोगे तो मैं तुम्हें 2% का डिस्काउंट दूंगा, 2% का तुम्हें डिस्काउंट दूंगा मैं। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं तो 120 डेज में तो पेमेंट कर ही देना चुपचाप। क्या बोला मैंने कि अगर तुम मेरे को 40 दिन में, तुम्हें आज माल बेच रहा हूं, कंपनी बोल रहा है कस्टमर को कि भाई मैं तुझे आज माल बेच रहा हूं, तू मुझे अगर 40 दिन में पेमेंट करेगा ना, मैं तुझे 2% का डिस्काउंट दूंगा, 2/40, 2% इन 40 डेज। नहीं तो नेट तुझे मुझे 120 डेज में तो पेमेंट करना ही है। समझ में आ गया बात, हाँ। Past experience of the company has been that on average out of the total 50% of customers avail of discount, 50% customers avail discount and the balance of the receivables are collected in the average in 120 days। बोल रहा है कि आधे लोग तो 40 दिन में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बाकी के आधे ना 120 दिन में ही पेमेंट करते हैं। क्या बोला मैंने वापस, मैंने बोला सर आधा लोग ना, आधे लोग 50 डे इन 120 का आधा टाइम में, मतलब 40 डेज में ही पेमेंट कर देते हैं, और आधे लोग आपको 120 डेज में पेमेंट करते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या निकालने में हेल्प होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो निकालेंगे। 1 मिनट रुक जाओ। द फाइनेंस कंट्रोलर ने एस्टिमेट किया कि बैड डेट का लॉस कितना कंपनी का, 1% ऑन क्रेडिट सेल्स का बैड डेट का लॉस है, ठीक है। अब उसने बाद उसने एस्केलेट कॉस्ट किया, इन हाउस मैनेजमेंट को वगैरह 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 किया, CFO से बात किया, बाप रे बाप सारा चीज़ करने के बाद कंपनी अभी कितना स्पेंड करता है, 2,40,000 पर एनम। अगेन यहाँ पे पर एनम है, मैंने क्या बोला, ICR अभी तक पर एनम दे रहा है। मैं 100% बोलता हूँ कभी ना कभी ये पर मंथ दे देगा और बच्चे वहाँ भूल कर जाएंगे, इसीलिए बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ, ये पर एनम पर ध्यान देना एग्जाम में। टू एडमिनिस्टर इट्स क्रेडिट सेल्स, दीज आर अवॉइडेबल एज अ फैक्टरिंग फर्म। वेरी गुड, अवॉइडेबल होना ही चाहिए, वरना हम कैसे क्वेश्चन में करते हैं। अब यहाँ पे बोला वो क्या करेगा, 2% कमीशन चार्ज करेगा, अपना 10% रिजर्व रखेगा और 18% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात खत्म। और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, यस, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, इजी है। डन, स्टार्ट करें क्वेश्चन फटाफट से। यस, क्रेडिट सेल्स निकाल लो फटाफट से।
क्रेडिट सेल्स कितना निकाल लो। ये सब स्टेप्स लिख देना एग्जाम में, है ना, एक एक चीज को लिखते हुए चलना, अपने मन में मत रखना सर हमने तो मन में निकाल लिया क्रेडिट सेल्स, मैंने मन में कैलकुलेट कर लिया सर क्रेडिट सेल्स 160। अरे मन में तो मुझे भी पता आप लोग कर लोगे, एग्जामिनर को नहीं पता है ना, एग्जामिनर को लिख के दिखाना होगा। हमने सब पढ़ के गया, हमने एग्जाम में लिख के नहीं आया सर, हमने सब पढ़ के गया लेकिन लिख के नहीं आया तो एग्जाम में नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वैसे ही लिख के आने से मार्क्स है। 200 इंटू 80% विच इज 160 लैक्स, ठीक है डन है, क्रेडिट सेल्स आ गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लो, एवरेज कलेक्शन पीरियड इजी। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकलेगा आपका 50% लोग पेमेंट कर रहे हैं, 50% लोग पेमेंट कर रहे हैं आपका 40 डेज में और 50% लोग पेमेंट कर रहे हैं 120 डेज में, तो 0.5 इंटू 40 प्लस 0.5 इंटू 120 कितना हुआ ये 80 डेज। आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ गया 80 डेज, ठीक है यहां तक। अब रिसीवेबल्स बैलेंस निकल जाएगा इजीली, रिसीवेबल बैलेंस कितना, रिसीवेबल बैलेंस है बताओ ना कितना है, 160 डिवाइडेड बाय कितना डेज बोला क्वेश्चन में, 360 डेज बोला फॉर सिंप्लिसिटी, 360 डेज बोला है ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 80 कितना आएगा, 160 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 80, बहुत खराब आएगा फिगर्स, 3,555,555 3,555,555 ठीक है, ऐसा फिगर आएगा। इतना बड़ा फिगर हो तो आप इजीली राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, है ना, अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 4 रुपये में कुछ नहीं होगा। अब लेस कर दो कमीशन, अब लेस कर दो कमीशन, कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा सर, कमीशन हमारा निकलता है ऑन दिस 3,555,555 पे कमीशन का रेट दिया हुआ है 2%, एट द रेट 2%, तो इस पर 2% निकाल लो, 7 4 टाइम्स 1 7,1,1,1,1 ठीक है, ये कमीशन आया। अब इसमें से रिजर्व लेस करो, जो फॉर्मेट हमने सीखा वही फॉर्मेट को एक ही चीज को बार बार करना है, बस बस इतना ही तो है सर, बस इतना सा ही तो है, 10% रिजर्व है दिया हुआ है, सब चीज़ बस डालते चलो डालते चलो डालते चलो। 3 के बाद इस बार 5 बार 5 आएगा, क्योंकि ऊपर में 6 बार 5 आया था। कितना आया नेट बैलेंस, कितना आया हमारा नेट बैलेंस, नेट बैलेंस कितना आया 3 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 1 2 3 4 5 माइनस 7 1 2 3 4 3 1 2 8 8 8 9 3 1 2 8 8 8 9 ठीक है। अब अगेन लेस, क्वेश्चन में निकालने क्या बोला था ध्यान से देखना, बस क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीज़ों को निकालने बोला था, बहुत सारी चीज़ों को निकालने बोला था, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स बोला था, उसके बाद हाउ मच एडवांस फैक्टर विल पे, सारा चीज़ बोला था, जो कि ना आपको अलग कुछ नहीं है, हम जो सम करते हैं ना जो फॉर्मेट में उसमें से एक एक पार्ट पूछ रहा है, तो आपको बस पूरा सम करते हुए चलना, आपके सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो फटाफट से अब लेस करो इसमें इंटरेस्ट, अब इसमें इंटरेस्ट लेस करो, 312,888,9 इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था फैक्टर का, फैक्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ देखो 18% ईजी, इंटू 18% इंटू 80/360 इंटू 18% इंटू 80 डिवाइड बाई 360, 125,156 125,156 अमाउंट टू बी पेड बाय फैक्टर आ गया, अमाउंट टू बी पेड बाय फैक्टर ये आपको निकालने भी बोला था, -312,888,9 300,3733 300,37 एग्जाम में ऐसे फिगर्स आए तो लगे ना कॉन्फिडेंस ही पूरा खत्म, सर हमसे कुछ गलती हो रहा है, ऐसा कैसा फिगर आ रहा है।
तो हर बार वैसा नहीं होता। आप अपने कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस रखो कि सर हमने जो पढ़ा वो मुझे पता है, मैं राइट कर रहा हूँ, बस सम अपने आप सही बनता चलेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। हम स्टार्ट करते बेनिफिट लिख के, क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा फायदेमंद लगता है। बेनिफिट क्या है? सेविंग्स इन, बेनिफिट है हमारा सेविंग्स इन बैड डेट। बैड डेट में सेविंग्स कितना है? 1%, 1% ऑफ 160 lakhs, एट द रेट 1% ऑफ 160 lakhs, 160 लाख का 1% का बैड डेट में सेविंग है 1,60,000। सेविंग्स इन एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस का सेविंग्स कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, फटाफट खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से धीरे धीरे देख लो, और खुद से एक बार करने का साथ साथ कोशिश करो, तभी सीखोगे। 2,40,000। नाउ थर्ड थिंग, सेविंग्स इन कैश डिस्काउंट। मैंने क्या बोला, कैश डिस्काउंट का सेविंग्स आईसीआई नहीं कंसिडर करता, तो आपको उसको इग्नोर करना है, तो वो बात खत्म। चौथा चीज, सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जो 80 डेज अब एवरेज कलेक्शन पीरियड है, फैक्टर के आने के वजह से क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड में कोई चेंज हुआ है? फैक्टर के आने की वजह से एवरेज कलेक्शन पीरियड में कोई चेंज हुआ है? इधर देखो, कहीं पे दिख रहा था मुझे बताओ, कहीं पे दिख रहा तो सर बताओ। हाँ सर, ये 80 की जगह अब हमारा कलेक्शन पीरियड में 60 डेज हो गया, 40 डेज हो गया, 50 डेज हो गया, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो अगेन सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी जीरो। थैंक यू बोलना आईसीआई को, हमारा मेहनत बचाया और हमारा ये सेविंग जीरो हो गया। तो अब अल्टीमेटली कितना है ये? 4 लाख का बेनिफिट है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट निकाला हुआ है सर, कमीशन। अब जो निकाला हुआ है उसको अगेन आपको निकालना है फॉर द एंटायर ईयर, बस बात खत्म, एक ही चीज़ बार बार। कमीशन निकाला हुआ है 7, 4 बार 1, 7 के बाद, ठीक है ना। 7 के बाद 4 बार 1 को निकालना है फॉर दिस टाइम पूरा ईयर के लिए। तो आपने उस समय 80/360 किया था, अब उसको फुल ईयर के लिए कर दो। 3,20,000 आएगा। अच्छा फिगर आ गया, अच्छा फिगर आने से अच्छा लगता है ना सर। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट। कॉस्ट हमेशा दो ही है बस, कॉस्ट हमेशा दो ही है जो आपने ऊपर निकाल रखा है। इंटरेस्ट कितना निकाला था? 125,156, 125,156 इंटू 360 डिवाइड बाई 80। 125,156 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 80, 563,202, 563,200 प्लस 3,20,000, 883,202, 883,200 हुआ, मतलब 883,200 नेट कॉस्ट आ गया इस बार। तो नेट कॉस्ट कितना आ गया फैक्टरिंग में घुसने का? 883,200 माइनस 4 लाख माइनस 4 lakhs, 483,200, 483,200 का हमारा कॉस्ट आ गया फैक्टरिंग में जाने का। देख रहे हो, मैंने बोला ना हर बार बेनिफिट हो, वैसा ज़रूरी नहीं है। बेनिफिट कितना था? 4 लाख का। कॉस्ट कितना था? 883,200 का। दिस इज कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा नेट कॉस्ट आ गया इस बार कितना? 483,200 का। क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला था? एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का रिसीवेबल्स कितना एवरेज लेवल पे हमने निकाल लिया। दिस इज द एवरेज लेवल रिसीवेबल्स। हाउ मच एडवांस फैक्टर विल पे अगेंस्ट द रिसीवेबल्स। कितना एडवांस फैक्टर पे करेगा, इतना एडवांस फैक्टर पे करेगा, ये भी निकल गया। दिस इज 2, दिस वॉज 1, ठीक है ना। सजा लेना एग्जाम में वो सब, ठीक है। व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी? व्हाट इज द नेट कॉस्ट टू द कंपनी ऑन टेकिंग द फैक्टरिंग सर्विस? नेट कॉस्ट हुआ हमारा जो हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से निकाला, और एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी क्या हुआ? जो हमारा ये सारा खर्चा है उसको मिला लो। एनुअल कॉस्ट हुआ हमारा 883,200 और नेट कॉस्ट हुआ हमारा 483,
200, दिस इज द नेट कॉस्ट, एंड एनुअल कॉस्ट इज 883,200, जो हमारे सारे कॉस्ट को हमने जोड़ दिया। सिंपल। मैंने क्या बोला, 5 सब पार्ट देके घबराना नहीं है, जो सम करते हो वही सम में से आपको सारे सब पार्ट्स के आंसर हो जाएंगे। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज अ गुड क्वेश्चन, जिसमें बोलता है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ऑन एडवांस रिसीव्ड। इफेक्टिव कॉस्ट ऑन फैक्टरिंग ऑन द एडवांस रिसीव्ड कितना होगा? क्वेश्चन का इफेक्टिव कॉस्ट निकाल लो, ग्रीन से पर्पल से निकालते हैं, चलो। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या हुआ? जितना हमारा नेट कॉस्ट था 483,200 डिवाइड कर दो ऑन एडवांस रिसीव्ड कितना है, क्वेश्चन में बोला था इस पे निकालना है, 3,03,723 300,3733। कितना हुआ ये? 16.08%, 16.09% कर सकते हो उसको। डन, दिस इज द आंसर। मैंने क्या बोला, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग के लिए क्वेश्चन में क्या बोला, नेट कॉस्ट ऑन, खुद ही लिख दिया ना क्वेश्चन ने कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑन फैक्टरिंग ऑन द एडवांस रिसीव्ड। तो एडवांस रिसीव्ड कितना हुआ, जो अमाउंट पेड बाय द फैक्टर हुआ टू द कंपनी, विच इज व्हाट, विच इज दिस वन, विच इज व्हाट, दिस इज दिस वन। डन है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो एडवांस रिसीव्ड है ना, ये आप निकालो 90 डेज पे, और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आपने निकाला है ये पूरे ईयर का, तो न्यूमरेटर इज फॉर द ईयर, नाउ दिस इज फॉर 90 डेज। ये कैसे आपने इसको कंपेयर कर दिया सर, कैसे आपने डिवाइड करके निकाल दिया 16.09%? तो क्वेश्चन इज राइट, लेकिन अब इसमें ऐसा एक अप्रोच क्या रहता है ना, वो बोलना चाह रहा है कि आप हर बार 80 डेज में ना, हर बार 80 डेज में ये अमाउंट लेके जाओगे, कंपनी हर बार 80 डेज में आएगा ये अमाउंट लेके जाएगा, फिर 80 डेज में आएगा ये अमाउंट लेके जाएगा, फिर 80 डेज में आएगा ये अमाउंट लेके जाएगा, तो ये कंटिन्यूअसली अमाउंट इतना ही मिलेगा कंपनी को ऑन दिस कॉस्ट ऑफ 483,200। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया। ये लॉजिक है, आपको समझ में आया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, चलो आ जाओ। कैसा लग रहा है? नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन जो आपके, मुझे जितना ध्यान है दिसंबर 21 में आया था ये क्वेश्चन, दिसंबर 21 का क्वेश्चन है यहाँ। अब मेरे साथ ध्यान से ये क्वेश्चन करो। अब फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड अ कंपनी टू बाय इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल को बाय करने का ऑफर फैक्टरिंग फर्म दे रहा है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन एज बिलो। क्या है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, फटाफट से आप हाईलाइट करते हुए चलो। करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड है कितना, 80 डेज का, एंड 0.5% ऑफ डेटर्स डिफॉल्ट, मतलब बैड डेट्स इज 0.5%। फैक्टर्स एग्री टू पे ओवर मनी ड्यू टू कंपनी आफ्टर 60 डेज एंड इट विल सफर ऑल द लॉसेज ऑफ बैड डेट्स ऑल्सो। फैक्टर बोल रहा है कि वो 60 दिन में पैसे दिलवा देगा, सारे बैड डेट्स वो खुद लेगा। वेरी गुड। फैक्टर का कमीशन दिया 2%, 1 लाख पर एनम वापस दे दिया, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट, थैंक यू। एनुअल क्रेडिट सेल्स का फिगर खुद दे दिया 90 लाख। अब इसमें दे दिया वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से कितना है, 80% ऑन सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट है 80% ऑन सेल्स, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज 15%, assume 365 days in a year, assume 365 days in a year। समझ में आ रही है? यस। फटाफट से रिसीवेबल बैलेंस निकाल के सम को करते करते सम समझाएंगे आपको, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिसीवेबल बैलेंस कितना है, रिसीवेबल बैलेंस निकाल लो फटाफट। रिसीवेबल बैलेंस कितना आएगा सर, देख लो। क्रेडिट सेल्स कितना था क्वेश्चन में, एनुअल क्रेडिट सेल्स है 90 लाख, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाय 365 अज्यूम करने क्वेश्चन बोला है, 365 लेने क्वेश्चन बोला है, इधर देखो 365 लेने बोला है क्वेश्चन, तो 90 डिवाइड बाय 365, अब इनटू करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 80 डेज। एंड 0.5% ऑफ द डेटर्स डिफॉल्ट। एक सेकंड देना मुझे प्लीज, एक सेकंड आप लोग देना मुझे, फटाफट से एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग, एक सेकंड। सो गाइस, इधर देखो,
हम अपना सम कंटिन्यू करते हैं। रिसीवेबल बैलेंस है हमारा, कितना निकाल रहे थे हम? रिसीवेबल बैलेंस ऑन दिस क्रेडिट सेल्स है 90 लाख्स। 365 हमारा पूरा ईयर में कंज्यूम करने बोला। फैक्टर का क्रेडिट डेज कितना है? 60 डेज। 90/365 इंटू 60 आप करोगे तो आपका आ जाएगा रिसीवेबल बैलेंस फटाफट से 90/360 डिवाइडेड बाई इंटू 60, 1479452। 1479452 बहुत ही ज़्यादा ख़राब में फिगर आया, बट कोई बात नहीं। लेस कमीशन कर लो, कमीशन थोड़ा सा फास्ट कर रहा है, ठीक है। लेस कमीशन कर लो एट द रेट कितना? लेस कमीशन हो गया एट द रेट 2%। 1479452 इंटू 2%, 29589। 29589। कोई रिजर्व का बात लिखा है क्या क्वेश्चन में? कोई रिजर्व का बात लिखा है? देखो क्वेश्चन में कोई रिजर्व की बात तो लिखी नहीं है, तो रिजर्व इस क्वेश्चन में होगा नहीं। लास्ट, कोई इंटरेस्ट, फैक्टर का इंटरेस्ट के बारे में लिखा है? फैक्टर के इंटरेस्ट के बारे में दिया नहीं, फैक्टर के इंटरेस्ट के बारे में भी नहीं दिया। जैसे क्वेश्चन में दिया रहता था ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में वापस आओ, कि फैक्टर का रिसीवेबल्स टू द फर्म एट एन इंटरेस्ट ऑफ 18% आफ्टर विथ होल्डिंग ए रिजर्व। ऐसा कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ नहीं है। जो ये इंटरेस्ट दिया हुआ है एक ठो कंपनीज का कॉस्ट ऑफ बोरिंग दिया हुआ है, फैक्टर का है नहीं, तो वो भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में दिस इज द ओनली कॉस्ट। और अब आगे आपका आपका अमाउंट पेड बाय फैक्टर, अमाउंट पेड बाय फैक्टर, बस इजी। तो 1479452 माइनस, इस क्वेश्चन में ये टेबल नहीं भी बनाते ना तो भी चल जाता, ये टेबल नहीं भी बनाते तो भी चल जाता। क्वेश्चन बहुत ही इजी था और छोटा सा क्वेश्चन था। 1449863। इस क्वेश्चन में आईसीआई ने ये वाली टेबल नहीं बनाता, सीधा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बना के सॉल्व कर देता है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका इंपॉर्टेंट टेबल है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, फटाफट से पहले ये देख लो बेनिफिट क्या है। सेविंग्स हो रहा है, सेविंग्स हो रहा है सर। सेविंग्स कहाँ कहाँ पे हो रहा है फटाफट से देखो। सेविंग्स इन, थोड़ा सा फास्ट कर रहा, हाँ अगर आपको लग रहा हो तो बाई चांस। सेविंग्स इन बैड डेट, सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट, सेविंग्स इन, एक और क्या आएगा इस क्वेश्चन में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइनली हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मुझे आपको सिखाना था वो इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो बैड डेट का सेविंग्स कितना है? 0.5% है, तो 90 लाख का 0.5% ना, 0.5% ऑफ द क्रेडिटर्स डिफॉल्ट, तो 90 लाख का 0.5% कर लो। 90 इंटू 0.5%, 45,000। हमारा एडमिन कॉस्ट कितना है? 1 लाख कंपनी स्पेंड करता है एवरी ईयर, तो 1 लाख इज द एडमिन कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सेविंग्स कैसे आएगा? ऑन द टोटल कॉस्ट। हमेशा कॉस्ट पे निकालते हैं हम, क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कभी भी सेल्स पे नहीं निकालते हैं। क्या बोला मैंने? मैंने बोला हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा निकालते हैं ऑन इट्स कॉस्ट, नेवर ऑन द सेल्स। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दिया हुआ होता है तो फिर सेल्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। बिकॉज कंपनी का क्या कॉस्ट लगा वही तो अल्टीमेटली कंपनी लूज कर रहा है। बिकॉज जो सेल्स वाला अमाउंट है उसमें क्या है? प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है, दैट इज अ नोशनल प्रॉफिट ना, वो की कंपनी का कॉस्ट नहीं हो। कैश कॉस्ट वाला कंसेप्ट जो हमने सीखा था, तो कंपनी का कॉस्ट जितना ब्लॉक हो रहा है वही हमें सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे दिया वेरिएबल कॉस्ट इज 80%, तो 90 लैक्स का इंटू 0.8 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 18% इंटू 0.18 इंटू 80 - 60 डिवाइड बाय 365। क्या बोला मैंने ये क्वेश्चन करते समय? मैंने क्या बोला आपको कि ये जो आपका है 90 लैक्स 80 डेज था, और अब आपके फैक्टर की वजह से 60 डेज में काम हो रहा है, तो आपका 20 डेज का सेविंग्स हो रहा है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा इनटू, इसको आप सॉल्व करोगे
90 लैक्स का 90 लैक्स पे अगर आप इंटू करोगे 80% आपका कॉस्ट आ गया, इस पे 18% इंटू 20 डिवाइड बाई 365, 71014, 71014, ये आपका आ गया टोटल। अब बेनिफिट निकाल लो, प्लस 1 लाख प्लस 45,000, 2,16,014। कॉस्ट कितना है? फटाफट से देख लो कॉस्ट कितना है, फटाफट से एक बार फटाफट से देख लो आप लोग, कॉस्ट भी कितना है। कॉस्ट कैसे आएगा सर? कॉस्ट हमारा आएगा कमीशन, उप्स 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, या कॉस्ट कितना आएगा कमीशन का? तो कमीशन कितना है हमारा? 29,589, 29,589 इंटू 365 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 60 gives us 1,80,000। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नेट बेनिफिट। ठीक है, समझ में आ गया? देख ले फटाफट। ओहो सॉरी, बोरिंग वॉज 15%, ये होगा 15% नॉट 18%, तो ये फिगर चेंज हो जाएगा, ये फिगर और ये फिगर चेंज हो जाएगा। बोरिंग 15% था सर, तो 90 इंटू 80% इंटू 1 लाख इंटू 0.15 इंटू 20 डिवाइड बाई 365, 59,178, 59,178 प्लस 1,45,000, 2,04,178, ये आएगा आपका 2,04,178। और अब आपका बेनिफिट आएगा नेट में माइनस 1,80,000 विच गिव्स अस 24,178। डन, डन, समझ में आया? दिस इज द नेट बेनिफिट। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आज का लेक्चर जहां पे हमने पूरा फैक्टरिंग डिस्कस कर लिया? कोई डाउट हो वीडियो को बैक करके आप वापस से सुन लेना। ऑलमोस्ट 1 आवर का हमने सेशन लिया जिसमें फैक्टरिंग को बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इस टाइप का और आपको टॉपिक्स में डाउट हो तो मुझे फटाफट से बताना, उस सब टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे, उसके भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। ये पीडीएफ कहाँ पे से मिलेगा? ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अगर आपको देखना हो तो वहाँ से भी आप इसको रेफर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सी अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।